और देखिए देशहित में आज सबसे पहले किसान बनाम खालिस्तान की हकीकत हम आपको दिखाएंगे। आज किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री के नए सबूत सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको किसान आंदोलन से जुड़ी आज की बड़ी खबर के बारे में एक बार बताना और दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए अब से 18 घंटे बाद यानी कि कल दोपहर 2 बजे किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता से पहले आज किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। यह तय किया गया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद कर दिया जाएगा। 8 दिसंबर को भारत बंद। कल बातचीत होनी है, 18 घंटे बाद बातचीत होनी है। 8 दिसंबर को भारत बंद। किसानों ने कहा कि सरकार को कानून हटाना ही होगा, तभी आंदोलन खत्म होगा। कानून वापस होगा तो आंदोलन वापस होगा। लेकिन किसान बनाम खालिस्तान की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सोचिए सिंघू बॉर्डर पर रात के 2 बजे कैसे किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही थी। किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही थी। इसके सबूत पहले देखिए, फिर ध्यान से सोचिएगा कि किसानों को खालिस्तान से बचाना है, खालिस्तानियों से बचाना है। यह किसान बनाम खालिस्तान की लड़ाई है। संता ने क्या जिद्दन इत्थे पहुंचण के आई खालिस्तान दी नींह रखी जाऊगी। किसान आंदोलन में अंधेरे और उजाले की 2 अलग अलग तस्वीरें, 2 अलग अलग कहानी भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चेहरा युवा है जो सिंघू बॉर्डर पर रात के 2 बजे खालिस्तान के समर्थन में आवाज बुलंद करता है। और दूसरी ओर है 82 वर्ष के बुजुर्ग केरन सिंह, जो खालिस्तान से देश को बचाने वाले सोल्जर हैं और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चट्टान की तरह गए। स्वर्ण मंदिर पे और वो एक चला था जिसमें इंदिरा गांधी के शासन की बात है। उस टाइम पर उसके अंदर मंदिर के अंदर आतंकवादी घुस गए थे, उनको भी हमने उस टाइम पर हमारे लिए आर्डर था कि आप बूट पहन करके उसमें नहीं जाओगे, लेकिन वहाँ भी सफलता ली। कहने का मतलब है आज मैं किसान हूँ और भूतपूर्व सैनिक हूँ। केरन सिंह जैसे किसान इस आंदोलन की ताकत है, उम्मीद है। जी न्यूज के लिए केरन सिंह जैसे किसान असली नायक है। जब हमारा कोर्ट मार्शल हो सकता है सेना में कोई गलत काम करने से, तो ये गलत काम जो कर रहे हैं इनको निकालिए, सड़ी हुई मक्खियों को इस देश से बाहर करो। जी न्यूज के लिए खालिस्तान के पोस्टर वाले लोग खलनायक हैं और वो हर किसान हीरो जो स्वाभिमान की चाय पीते हैं, सम्मान की रोटी खाते हैं, सरकार के दिए हुए खाने को ना कहने में देर नहीं लगाते। आंदोलन के बीच एम्बुलेंस के लिए सड़क खाली कर देने वाले ये प्रदर्शनकारी किसान इस आंदोलन की जान है और जी न्यूज के लिए ये किसान आंदोलन के असली नायक हैं। जिस जगह पर ये किसान आंदोलन कर रहे हैं उस जगह की साफ सफाई भी ये खुद कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे आंदोलन की नींव है, ना कि खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले चंद लोग। इसलिए अपने हक के लिए दिन रात लड़ रहे किसानों से जी न्यूज की अपील है कि देश विरोधी ताकतों को इस आंदोलन को कमजोर करने का मौका मत दीजिए। इस लड़ाई में जी न्यूज आपके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये हमने हदायतें दे रखी हैं। देखिए खालिस्तानी किसान आंदोलन के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। किसानों को किसी भी बहकावे में नहीं आना है। देखिए जी न्यूज के लिए देश का हर वो किसान हीरो की तरह है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। फिर यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ, किसान हमारे लिए अन्नदाता, हमारे लिए हीरो है। आज किसान आंदोलन का 9वां दिन है। अब से ठीक 18 घंटे बाद किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ऐसे देश विरोधी ताकतों से है जो किसान के आंदोलन को कमजोर करना चाहती हैं। दिल्ली बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन में जुटे हजारों किसानों में सैकड़ों बुजुर्ग हैं जो कोरोना काल में
अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें किसानों के भेष में उन्हीं के खिलाफ साजिश रच रही हैं। खालिस्तान की जो गल होनी खालसे ने अपने आप ले लेना, वो गल्लां छड़ दो, वो तुहाडे बस दीयां गल्लां नहीं, वो खालसे ने अपने आप सोची हुई किवें करनियां ने। किसान आंदोलन में खालिस्तान का समर्थन करते इस युवक को अगर आप किसान समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक खालिस्तान समर्थक है जो किसान आंदोलन में शामिल होकर किसानों की नींव कमजोर कर रहा है और खालिस्तान की नींव का सपना देख रहा है। संतां ने कहा जिद्दण इत्थे पहुंच चढ़ के आई खालिस्तान दी नींह रखी जाऊगी। तुसीं नींह रखाती, बनाउणा नहीं बनाउणा ये बाद दी गल है। अज तुसीं नाम दिंदे शायद इस मूवमेंट चों बन जावे। गौर करने वाली बात तो यह है कि प्रदर्शनकारी सिंधु बॉर्डर पर है, जहां पंजाब से आए सबसे ज्यादा किसान मौजूद हैं। इस खालिस्तान समर्थक ने क्या कहा, जी न्यूज ने आपको बताया, और एक सप्ताह पहले जी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको दिखाया था कि कैसे सिंधु बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगा था। जी न्यूज जिस खतरे की तरफ देश और खासकर किसानों को ध्यान दिलाना चाहता है, उसे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी समझ चुके हैं और केंद्र सरकार भी। मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों को भी ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़िए, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नैशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। कोई खालिस्तान के नारे लाउंदा ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते ने, लेकिन सारा देश तो नहीं चाहता एंटी सोशल गल करता। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने सानू बहुता उन्होंने वाल ध्यान नहीं देना चाहिए और प्रोग्रेसिव सोच रख के पंजाब के भले की गल करनी चाहिए। सारे लीडर बहुते कर भी रहे हैं, जेडे ऐसे लोग विच घुसण की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपनी सोच है, उन्होंने सानू नकारना पड़ेगा। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी को केरन सिंह जैसे किसानों से सीखना चाहिए कि कैसे आंदोलन किया जाता है और कैसे देश हित और किसान हित में अपनी बात रखी जाती है। हमारा भी घर है, मजबूरी हुई, हम पर सरकार का कर्जा, सरकार से जो हमने कर्जा ले रखा था, तो इससे पहले मोदी जी ने और योगी जी ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान का 1 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी जी, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन उसमें भी मात्र 10% किसान का कर्जा माफ हुआ है। ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे 82 वर्ष के केरन सिंह भारतीय सेना में हवलदार थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले केरन सिंह ने देश के लिए 1971 की लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी, खालिस्तानियों के सफाई के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का हिस्सा रहे। वर्ष 1987 में सेना से रिटायर होने के बाद वर्ष 1988 में किसान संगठन से जुड़े। तब से अब तक केरन सिंह हर किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार किसानों की मांगे माने और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सेना के अंदाज में कार्रवाई करे। ये हमारे भाई हैं, इनमें जो भ्रष्ट लोग हैं उनको हटाएं। अरे सेना जैसा रूल क्यों नहीं बनाते हो? हर फोर्स में, कोई भी फोर्स है, कोई वेतनिक कर्मचारी है, जब हमारा कोर्ट मार्शल हो सकता है सेना में कोई गलत काम करने से, तो ये गलत काम जो कर रहे हैं इनको निकालिए, सड़ी हुई मक्खियों को इस देश से बाहर करो। संदेश साफ है कि अगर किसानों को अपने आंदोलन को और दमदार बनाना है तो उन्हें खालिस्तान समर्थकों को चुन चुन कर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर देना चाहिए और केरन सिंह जैसे योद्धाओं का सहयोग लेना चाहिए। 83 साल के सेना के पूर्व सैनिक देश के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल हुए, दुश्मनों के दांत खट्टे किए, लेकिन आज किसान आंदोलन से जुड़कर सरकार के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं। कहना साफ है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है, आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। राजू राज, जी मीडिया, यूपी बॉर्डर। और देखिए, कृषि प्रधान देश में किसानों के हित को नजरअंदाज करना देश हित में कतई नहीं है।
लेकिन किसानों की हालत देश में दयनीय है। आपको एक आंकड़ों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2001 से 2016 के बीच तुलना करिएगा। 15 सालों में सांसदों की सैलरी आप जानते कितनी बढ़ी है? 1250%, मतलब 1250% सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई। 15 सालों में 1250% सैलरी बढ़ गई सांसदों की। किसानों की आय कितनी बढ़ी जानते हैं? पिछले 10 सालों में किसानों की आय बढ़ी सिर्फ 1.5 गुना। ये आईना दिखाने के लिए था हमारे राजनेताओं को। देखिए किसान आंदोलन पर देश दृष्टिकोण ये है, हम ये मानते हैं कि किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। आंदोलन लोगों को परेशानी देना ये किसी के हित में नहीं है। खुद किसान और उनका परिवार भी परेशान है। सरकार को फैसला किसानों के हित में लेना चाहिए, जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। फैसला किसानों के हित में होना चाहिए और किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। देखिए किसान की बार बार बात हो, ट्रैक्टर की बात ना हो, ये हो नहीं सकता है। किसान आंदोलन में एक कहानी ट्रैक्टर की थी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए सैकड़ों ट्रैक्टरों ने दिल्ली बॉर्डर को चारों ओर से घेर लिया। किसानों के लिए ट्रैक्टर की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर्स पर गई। प्रदर्शन के पोस्टर की दीवार ट्रैक्टर। किसानों का सबसे प्यारा लाल ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। ट्रैक्टर हमारे जो है बेटे के समान है। किसानों का घर द्वार ट्रैक्टर। किसानों का हथियार ट्रैक्टर। किसानों का भीष्म टैंक है ट्रैक्टर। यहाँ भी एक किसान सरदार जी बैठे हैं। सरदार जी, आपके लिए ये ट्रैक्टर कितना मायने रखता है? जितना मोदी जी के लिए उनका वो 17 करोड़ का जो प्लेन है ना, वो मायने रखता है ना, उससे ज्यादा प्यारा है मेरे को मेरा सांड। किसानों की मर्सिडीज है ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर है, अलीगढ़ से आए हैं लेके इसको, और अलग अलग मस्त मौज वाले संदेश लिखे होते हैं। और एक मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मर्सिडीज भी यही है, हमारा यंत्र भी यही है, हमारा ट्रैक्टर भी यही है, हमारा ईंट ढोने वाला भी यही है। ट्रैक्टर किसानों की कर्म की सीढ़ी है। ट्रैक्टर हल परंपरा की नई पीढ़ी है। ट्रैक्टर घर द्वार और हथियार। इन दिनों दिल्ली के चारों ओर सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे हैं। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर किसानों का सबसे बड़ा हथियार भी है और इस ठंड में घर द्वार भी। इसी ट्रैक्टर पर प्रदर्शनकारी किसान सोते भी हैं और खाते भी हैं। कृषि कानून के खिलाफ डटे किसानों के लिए ये ट्रैक्टर उनका सबसे बड़ा रथ है। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर की भूमिका को लेकर जी मीडिया की टीम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर गई। शुरुआत गाजीपुर बॉर्डर से करते हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जमावड़ा है। इस ट्रैक्टर ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। ट्रैक्टर हमारे जो है बेटे के समान है। हमें कमा कर खिलाता है, जैसे हमारा बेटा एक तरह से कमा कर हमें इसकी कमाई हम खा रहे हैं, और इसके बगैर हम खेती भी नहीं कर सकते, इसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। और आज हमारे सामने जो ये
सरकार हमारे साथ कर रही है, उसके लिए भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसे लेकर यहाँ आए हैं। ये ट्रैक्टर तो लाजवाब है भाई, जरा देखिए तो। साउंड सिस्टम के साथ एलईडी लाइट भी लगी है। इस हाईटेक ट्रैक्टर के बारे में भी ड्राइवर सीट पर बैठे भाई साहब का जवाब दिलचस्प है। ट्रैक्टर किस काम में, आपके लिए तो बड़ा अलग काम में आ रहा है ये। हमारे लिए तो जी गाड़ी है, ये फॉर्चूनर समझो। हमारे लिए तो यू है जो कुछ है, इसके बिना हमारा क्या है भाई। हमारे बच्चों की जो स्कूल की पढ़ाई है, लिखाई है, या जो घर का काम है, जो भी है, वो सब इसी से तो आ रहा है। सुबह को जब उठते हैं सबसे पहले इसी पे कपड़ा मारते हैं और फिर इसे खेत में लेकर जाते हैं। इसी से ही होता है जो कुछ होता है। लेकिन इसको बड़ा सजा धजा के रखा है आपने। भाई जब एक बात तो बताओ, जब ये हमें खाने को दे रहा है कमा के, तो इसकी भी तो हमें सजावट रखनी चाहिए। जब इसे हम अच्छे तरह से रखेंगे तो ये हमें भी कमा के देगा, कहीं धोखा नहीं देगा। इनकी बातें सहज हैं, साफ हैं और इसमें गहराई भी है। लेकिन यहाँ ट्रैक्टर तो रंग बिरंगे हैं जी। लोग बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं, कहाँ पंखा कहाँ लगा हुआ है, एयर कंडीशनर। देखिए फॉर्च्यूनर का काम कर रहा है, फॉर्च्यूनर लगा हुआ। देखिए पंखा चलेगा, दिखाई देखिए पंखा चलना शुरू हो गया। पंखा, हाँ जी पंखा। रात खेत जोतते तरफ गर्मी ना लगे, आराम से बैठो, पंखा चलाओ, इसी पे बैठ के खाना अपना खोलो, खाना खाओ टिफिन से। तो ये तो हमारे लिए गाड़ी है, जो अमीर लोगों के लिए गाड़ी है, वो सुविधा हमारे लिए इसमें है। अब आपको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। ये सिंधु बॉर्डर है और यहाँ पर पंजाब से आए किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ किसानों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और ट्रैक्टरों की भी। आप देख सकते हैं कि ट्रॉली पर बुजुर्गों के चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ी भी लगी है। ट्रैक्टर की ट्रॉली भी सामान्य ट्रॉली के मुकाबले लंबी और चौड़ी है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जो किसान अपने साथ जिस ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए ये उनका जो ट्रैक्टर है ये उनके बेटे की तरह है। क्योंकि चाहे खेती करना हो, चाहे आना जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, इसके ज़रिए एक तरीके से उनकी जो लाइफ का सबसे ये अहम हिस्सा होता है ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर है वो साडा एक बेटे की तरह है, जो इससे खेती करते हैं। एक ऐसे जो जट है, ऐसे सब कुछ मतलब वाई जोती जो भी करते हैं। हमारा जो ट्रैक्टर ट्राली है ना सर, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे मेंबर होते हैं ना, वैसे हमारा ट्रैक्टर ट्राली हिस्सा है। राखी होती है ना, रक्षाबंधन, हम हमारे ट्रैक्टर के राखी बांधते हैं, दीपावली पे टिक्का लगाते हैं, ठीक है ना सर। तो ये तो हमारा फैमिली मेंबर है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे साथ ये भी आया है। और अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नजारा देखिए। प्रदर्शन के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए इन किसानों के ट्रैक्टर को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। कारण खुद देखिए। लोग कहते हैं कि एक बेटा किसान का ट्रैक्टर भी है, ऐसा सही है क्या? बिल्कुल सही है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए इससे किसानों का हर काम हो सकता है। जैसे कुछ भी कर लो, खेत को कर लो, मतलब वैसे कर लो, तुम अपना आवागमन ट्रैफिक को कर लो, अपना लोडिंग को कर लो, क्या कुछ कर लो, पानी निकाल लो, खेत जोत लो, अपना अनाज मंडी पहुंचा दो, परिवार को ले कहीं चले जाओ। हाँ, दावत खाया उससे। और क्या, आराम से बैठो। मतलब किसान से हर काम हो, किसान का हर काम हो सकता है। ट्रैक्टर ऐसा कोई काम नहीं है जो न हो। ये नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ ये वाला हिस्सा, ये नीचे, यहाँ क्या होता है कि रात को जब आंदोलन जहाँ खत्म होने लगता है, रात को लोग अपने विश्राम की तैयारी करते हैं, तो नीचे वाले हिस्से में चूल्हा लगा के खाना वाना यहीं बन जाता है। खाना यहाँ तैयार हो जाता है नीचे लगा के। और उसके बाद अब आ जाइए, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर ये है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ व्यवस्था किसान अपनी रखते हैं सोने की, विश्राम करने की। ये देख रहे हैं पूरा हिस्सा। किसान आंदोलन की वजह से NH-24 पर भी लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। यहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसानों का डेरा है। तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर है वहां पर आप ट्रैक्टर देखेंगे। ये ट्रैक्टर रैन बसेरे की तरह काम कर रहा है। किसान इसी ट्रैक्टर पर सो रहे हैं, इसी ट्रैक्टर पर खाना बना रहे हैं और बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल घरनुमा
इस ट्रैक्टर को बनाया गया है ताकि किसान यहाँ पर इस सर्द भरी रात में रुक सके, खाना बना सके। और चूंकि आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसलिए सारा काम इसी ट्रैक्टर से होता है। इन प्रदर्शनकारी किसानों से बात करके यही लगा कि ट्रैक्टर इन किसानों के लिए बच्चों की पढ़ाई भी है और बुजुर्गों की दवाई भी। ट्रैक्टर इन किसानों की रोटी भी है, शान भी है, पहचान भी है और सम्मान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ध्यान, बान, शान, सम्मान, सब कुछ किसान के लिए ट्रैक्टर। वैसे आपको एक और बड़ी खबर आज की, आप समझिए आज की सबसे शानदार तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर में पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज तक लोकतंत्र के उत्सव में शामिल नहीं हो पाए थे। वो प्रधानमंत्री के चुनाव में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन स्थानीय चुनाव में वो वोट ही नहीं डाल सकते थे। 370 हटा, वोट डालने की आजादी मिली तो खुशी देखने लायक थी। बर्फीली हवा और कपकपाती ठंड के बीच ये लंबी कतार, और इस कतार में खड़े होकर वोट डालने का जश्न। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और अनंतनाग के मटन ब्लॉक में 72 साल बाद ऐसा जश्न मन रहा है। जिस ठंड में खून जम जाता है, हड्डियां अकड़ जाती है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, उस ठंड में बुजुर्गों की ये टोली अनुच्छेद 370 हटने के बाद का सबसे बड़ा जश्न मना रही है। हमको तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने दोबारा जन्म लिया। असीं इत्थै वोट पाने दा हक मिलेआ, अज्ज असीं इ'यां होई गेइयां कि जि'यां दोबारा जन्म लिया। असीं इत्थै वोट पाने दा हक मिलेआ, अज्ज असीं इ'यां होई गेइयां कि जि'यां दोबारा जन्म लिया। 70 साल के बाद हमें जो ये दिन देखने को मिला है, मतलब उम्मीदवार जीतता है तो नाचता गाता है, लेकिन यहां वोट डालने की खुशी में लोग नाच गा रहे हैं क्योंकि 70 सालों बाद जो अधिकार मिला है वोट डालने का। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और कोरोना संक्रमण काल में आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है या फिर कहें जिसका आपको बेसब्री से इंतजार और आप सभी को इंतजार है, अपनी इस खबर में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं क्योंकि अब वो मॉस्को से भारत पहुंच चुकी है। इस जहाज से आई है कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक उम्मीद। इस बॉक्स में है आपकी खुशी की खास वजह। आपने शायद इस नीले रंग के बॉक्स पर ध्यान दिया है, पर उस पर लिखे नाम पर नहीं। फिर से देखिए, स्पुतनिक वी, नाम ही काफी है। स्पुतनिक वी मतलब स्पुतनिक वैक्सीन।
मॉस्को से शुरू हुई स्पुतनिक वी की हवाई यात्रा नई दिल्ली में खत्म हुई और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। मॉस्को में इसी नीले रंग के कंटेनर में वैक्सीन को रखकर भारत ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले इस नीले कंटेनर को एक दूसरे बड़े कंटेनर में रखा गया। ये बड़ा कंटेनर एक तरह का फ्रिज है जिसको खास तौर से वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया गया था। वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट में 2 से 8 डिग्री का तापमान बनाए रखने के लिए इस कंटेनर को तैयार किया गया। वैक्सीन को कंटेनर में रखने के बाद कंटेनर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सामान उठाने वाली गाड़ियों की मदद से फिर इस कंटेनर को हवाई जहाज के कार्गो एरिया तक पहुंचाया गया। इस दौरान ये ध्यान दिया गया इसके रास्ते में कोई अड़चन न हो। कार्गो एरिया में पहुंचने पर वैक्सीन कंटेनर को हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से हवाई जहाज के अंदर पहुंचाया गया, जहां कंटेनर को लाल रंग के लॉक लगाकर हिलने डुलने से रोका गया। इसके बाद मॉस्को से स्पुतनिक वी का कंटेनर लेकर हवाई जहाज टेक ऑफ हो गया और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। यहां भी वैक्सीन के अनलोडिंग के लिए पूरी तैयारी थी। वैक्सीन कंटेनर को खास हाइड्रोलिक्स की मदद से जहाज से नीचे उतारा गया और फिर सुरक्षित तरीके से नई दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। एयरपोर्ट पर बड़े कंटेनर से वैक्सीन वाले नीले कंटेनर को निकाल लिया गया। इस नीले कंटेनर को प्रयोगशाला तक ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटर वाला खास ट्रक मंगाया गया था। कंटेनर को पूरी सुरक्षा के साथ उसमें रखकर रवाना किया गया। कंटेनर की निगरानी और अनलोडिंग के लिए भारत में डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के लोग मौजूद थे। ट्रक को फरीदाबाद के जेएसएस मेडिकल रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाया गया और यहां उसे ट्रक से निकाल लिया गया। स्पुतनिक वी के ट्रांसपोर्टेशन में तापमान का खास ख्याल रखना जरूरी था, इसीलिए वैक्सीन को मॉस्को से दिल्ली लाने के बीच कोल्ड चेन को टूटने नहीं दिया गया। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को 92% तक असरदार बताया जाता है और इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन 2 साल तक इम्यूनिटी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. तो आपको या फिर कहें पूरे देश को जिसका इंतजार था वो खुशखबरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि बस कुछ हफ्ते और इंतजार कीजिए, वैक्सीन तैयार है। और वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद लोगों को लगाने की तैयारी भी, जी हाँ, वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है उसे भी तैयार कर लिया गया है। दस महीने से दुनिया मुंह पर मास्क लगाए घूम रही है। 10 महीने से स्वास्थ्यकर्मी पीपी किट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं 10 महीनों में कोरोना की वैक्सीन भी बना ली गई और भारत इस रेस में बाकी सारे देशों से आगे निकलने वाला है। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। पीएम मोदी जानते हैं कि दुनिया को वही वैक्सीन पसंद आएगी जो भारत में बनाई जा रही है और इसके पीछे भारतीय वैक्सीन की खासियत है। पहली खासियत है कि ये दुनिया की सभी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती है और दूसरी खासियत यह है कि यह सुरक्षित भी है। यही वो 2 कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया भारत की ओर देख रही है। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। भारत में कई वैक्सीन बनाई जा रही हैं, जिसमें 3 वैक्सीन के रिजल्ट को लेकर पीएम मोदी भी आश्वस्त हैं। भारत की वो 3 वैक्सीन हैं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और जायडस कैडिला की जायकोव डी। ये 3 वैक्सीन ही सबसे पहले भारतीयों को मिल सकती है। कोवैक्सीन की कीमत जहां 600 से 1000 रुपए तक हो सकती है, वहीं कोविशील्ड की कीमत
500 से 600 रुपए प्रति डोज हो सकती है। रही बात ज़ाइकोव-डी की, तो इसकी कीमतों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये दूसरे चरण में है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पीएम मोदी ने सारी बातें यूं ही नहीं कह दी। वो लगातार वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के संपर्क में। हाल ही में वो अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की वैक्सीन प्रयोगशालाओं में गए थे। वहां उन्होंने वैक्सीन वैज्ञानिकों से स्टेटस भी लिया और ये जानने की कोशिश की कि वैक्सीन कब तक लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे एक्सपर्ट भी ये साफ कहते हैं कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी। In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. वैक्सीन को लेकर भारत का इंतजार खत्म होने वाला है। जिस तरह पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस का डर था, अब जनवरी आते आते सबके चेहरे पर वैक्सीन मिलने की खुशी भी दिखने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैक्सीन के आने में अब बस कुछ हफ्तों की बात कही जा रही है, लेकिन आपका सवाल ये होगा कि ये वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, दूर दराज गांव में बैठे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना को हराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वैक्सीन। वैक्सीन से ही इस महामारी को खत्म किया जा सकेगा। वैक्सीन आने का मतलब है कि जिंदगी सामान्य हो जाएगी। इसलिए अब देश में वैक्सीन को जल्द से जल्द हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस काम की बागडोर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ली। लेकिन सवाल ये कि आपको वैक्सीन मिलेगी कैसे, अब तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे, वैक्सीन की एक डोज काफी होगी या वैक्सीन कई चरणों में लगेगी? इन सभी सवालों का जवाब खुद पीएम मोदी ने कोरोना पर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान दिया। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। यानी वैक्सीन तैयार तो है ही, अब आप तक पहुंचेगी कैसे, इसका ब्लूप्रिंट भी बन चुका है। लेकिन अब तक वैक्सीन के रखरखाव में सबसे जरूरी स्टोरेज और कोल्ड चेन को लेकर जो चिंताएं हैं, उसको लेकर भी सरकार ने तैयारियां कर ली। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। वैक्सीन आप तक पहुंचेगी कैसे, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन वैक्सीन किसे और कब मिलेगी, इसकी योजना भी बनाई जा चुकी है। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी,
इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने बताया कि वैक्सीन के लिए खास सॉफ्टवेयर कोविन भी बनाया गया है। ये न सिर्फ वैक्सीन लेने वालों का डेटा स्टोर करेगा बल्कि उस ऐप के जरिए वैक्सीन के स्टोरेज और उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। कुछ दिन पहले जी न्यूज से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने वैक्सीन कैसे आप तक पहुंचेगी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा। वीके पॉल ने यह भी बताया था कि कैसे वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को पहले से जानकारी दी जाएगी और किन संस्थाओं की मदद से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी टेक्नोलॉजी के जरिए से, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि आप इस दिन यहाँ पे आइए, इस फैसिलिटी पे आइए, सब सेंटर पे आइए या पीएचसी में आइए, आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते बाद आपने फिर इस जगह पे आना है, क्योंकि लगता है कि जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगेंगे। सुनिश्चित करने के लिए हम एनसीसी के वॉलंटियर से मदद लेंगे। यानी भारत अब वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है, बस इंतजार वैक्सीन के उपलब्ध होने का है, जिसके बारे में पीएम संकेत दे चुके हैं कि वो कुछ हफ्तों में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें, आपके काम की जानकारी उनमें है। रूस में तैयार की गई है स्पुतनिक वी यानी स्पुतनिक वैक्सीन, दिल्ली ये पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहाँ की तस्वीरें हैं? दरअसल ये स्टोरेज की तस्वीरें हैं जहां पर इस वैक्सीन को रखा गया है। तो जब वैक्सीन तैयार कर ली जाती है उसके बाद बहुत अहम होता है कि दवाई को किस तरह से प्रिजर्व किया जाएगा, उसको किस टेम्परेचर पे रखा जाएगा ताकि जो उसकी पोटेंसी है, जो उसका इफेक्ट है, उस पर किसी तरह का की गिरावट उसमें ना आए या उसमें किसी तरह का खलल ना आए। तो उसे एक टेम्परेचर विशेष पर, एक तापमान विशेष पर स्टोर किया जाता है। इसीलिए आपने बीते दिनों में बार बार सुना होगा कि हिंदुस्तान में किस तरह की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है। तो सबसे पहले जब वैक्सीन आएगी तो आप उसको स्टोर कैसे करेंगे, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कैसी है आपकी, और दूसरा सवाल फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आप उसके टेम्परेचर के साथ तो किसी तरह की छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। तो इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज की तस्वीरें हैं कि जिस टेम्परेचर पर इस दवाई को, इस वैक्सीन को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, और साथ ही इसको जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इस टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है। तो एक तरफ स्पुतनिक वी जो कि दिल्ली आई, उसका स्टैंप आप देख पा रहे हैं एक वन ऑफ द बॉक्सेस पर, और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जहां पर इस वैक्सीन को रखा गया। आपको याद होगा जब फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में बात हुई थी तो फाइजर के लिए सबसे बड़ा कंसर्न हिंदुस्तान के लिहाज से यही था कि इस दवाई को स्टोर करने के लिए -50, -60, -70 डिग्री टेम्परेचर की बात की जा रही थी, जो कि हिंदुस्तान में इस तरह की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिहाज से उस तरह की फैसिलिटी को मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत की बात है और काफ़ी हद तक नामुमकिन बताया जा रहा था। तमाम एक्सपर्ट्स की ऐसी राय थी। लेकिन स्पुतनिक वी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको फ्रीज ड्राइड फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है, और उसी फॉर्म में मेंटेन करते हुए जो स्टोरेज फैसिलिटी है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्पुतनिक वी कोल्ड स्टोरेज, कहां पर उसको रखा गया उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ताकि उसकी पोटेंसी यानी उसके इफेक्ट पर किसी तरह का कोई खराब असर नहीं आने पाए, वैक्सीन इंटैक्ट रहे। कुछ और खबरें। आज कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर ऑनलाइन सर्वदलीय बैठक के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प संवाद देखने को मिला। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा से बात कर रहे थे तो उसी दौरान तकनीकी दिक्कत से उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। इसी पर प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि लोग ऐसा ना कह दें कि मोदी ने आवाज दबा दी।
सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा स्वास्थ्य मंत्री जी को Yes, now it is coming. I'm thankful. I'm sorry कोई उसकी वजह से मैं ये कह रहा था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए खास तौर से ऐसा नहीं कल कि मोदी जी ने सतीश जी की आवाज को दबा दिया। नहीं, आप तो सबकी आवाज को, सभी की आवाज को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस देश की आवाज बढ़ा रहे हैं और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कभी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.